नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अभ्यर्थियों ने दी चेतावनी, घेरेंगे विधानसभा। फतेहपुर में दंगा फैलाने के आरोप में 10 भाजपाइयों समेत 160 पर एफआईआर। 7 CLA और गैर कानूनी सभा करने की धाराएं शामिल। मथुरा में मकान की छत गिरी, मलबे में दबे 2 महिला समेत 7 लोग। मासूम भाई बहन की मौत, 5 घायल। यूपी के 121 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने दिया कारण बताओ नोटिस, 21 तक देना होगा जवाब। और लखनऊ सभागार में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार मेला। सेवायोजन विभाग के 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। वहीं यूपी के 17 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। 37 जनपद बाढ़ से प्रभावित। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं, सुन लेते हैं। उनका उत्तरदायित्व तो होगा, चाहे वो इस स्थान से ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह भी चले गए होंगे तो भी उनकी वो जिम्मेदारी में शामिल होगा। जब भी उसकी जांच होगी तो इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन अब ट्रैक किया जा सकेगा। इससे शहरों में अतिक्रमण पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। भाइयों बहनों, 1905 सीएम हेल्पलाइन हमारे राज्य के नागरिकों और सरकार के बीच का एक बहुत संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हम इस सेवा में AI आधारित सुविधाओं की भी शुरुआत कर रहे हैं। AI के माध्यम से शिकायतों का ऑटो कैटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलोअप मॉनिटरिंग और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इससे नागरिकों की शिकायतें जहां एक और तेजी से दर्ज होंगी, वहीं उनका विश्लेषण और समाधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। हमारा उद्देश्य है कि 1905 सीएम हेल्पलाइन में आने वाली प्रत्येक शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान हो सके, ताकि हमारे नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कहीं भटकना न पड़े, समय पर उनको समाधान मिले, जो सेवाएं हैं वो सेवाएं मिलें। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में एक और ऑनलाइन शिक्षा, ई स्वास्थ्य सेवा और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड जैसे माध्यमों से लोगों को घर बैठे ही अनेकों सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास रूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी विस्तार कर रहे हैं। हम दूरस्थ क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी सेवाओं के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह घर बैठे लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में हम अपनी सरकार पोर्टल द्वारा 85 से अधिक विभागों की 886 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज हम अपनी कैबिनेट की बैठकें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे राज्य के लगभग 95% गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज भारत नेट फेज 1 के अंतर्गत 1849 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं में सुधार हुआ है। भाइयों बहनों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक वर्ष हमको इनका किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजिटल टेक्निक का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम राज्य में आपदा प्रबंधन, AI बेस्ड नवाचारों के उपयोग, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव आपदा प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने किसान भाइयों को AI बेस्ड नवाचारों द्वारा और अधिक उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उन्हें कृषि संबंधी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, बीज, उर्वरक और मंडी दरों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से उन्हें अपनी उपज का
उचित मूल्य भी मिल रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे राज्य में पर्यटकों के लिए डिजिटल पर्यटन पोर्टल और मोबाइल ऐप्स भी प्रारंभ किए हैं, जिनके माध्यम से उनकी यात्रा को और सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। सारी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद और अन्य पारंपरिक वस्त्र अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश विदेशों के बाजारों तक भी पहुंच रहे हैं। इससे हमारे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नई पहचान भी मिल रही है। आज हमारे राज्य में डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग का प्रसार दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, हम सरकार के कामकाज में भी डिजिटल भुगतान को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही हमने अधिकांश टेंडर प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन किया है। भाइयों बहनों, आज विश्व भर में एआई तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके दुष्प्रभाव और इससे पारंपरिक रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखकर सजग रहना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि हमें इसे एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब समय आ गया है, हमें अपने युवाओं को एआई फ्रेंडली बनाना होगा, क्योंकि जो इस तकनीक के साथ मिलकर चलेंगे वो भविष्य के बदलते हुए दौर में भी आगे रहेंगे। क्योंकि जितनी चुनौतियां आएंगी, जिस प्रकार के भी चैलेंज होंगे, वो उस पर पार पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा और प्रशिक्षण के ढांचे को इस प्रकार से तैयार करें जिससे हमारे युवा केवल एआई का ही उपयोग न करें बल्कि उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से है खबर, जहां पर शिवपाल यादव का सीएम के गांव पर तीखा बयान सामने आया। सैफई का नाम नेताजी और अखिलेश जी से जुड़ा है। सैफई जैसा विकास अब सीएम के गांव में भी होगा। अपने गांव की तुलना सैफई से ना करें, शिवपाल यादव का साफ तौर पर यह कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि 2012 और 2017 में सपा सरकार ने व्यापक विकास कराया था। सत्ता में आने पर भाजपा नेताओं के गांव भी संवरेंगे। भाजपा को अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सैफई मॉडल को पूरे प्रदेश में दोहराएंगे। देश में विख्यात है नेताजी की वजह से, यादव की वजह और सैफई गांव में अस्पताल है, स्टेडियम है। स्टेडियम के साथ साथ साधना नीचे करो, ये आईडी किसकी है? पूरी तरह से प्रबंध है। और ये सब ये अपने गांव की तुलना सैफई गांव से करें। और हम बस इतना ही कहेंगे, 2012 से 17 में हमने उनके जिले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनके ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। अलीगढ़ से है खबर, सपा कार्यकर्ताओं का तस्वीर महल चौराहे पर हल्ला बोल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग का पुतला फूंक करके विरोध जताया है। वोटरों के अधिकारों के हनन का आरोप और भाजपा के तानाशाही के खिलाफ सपा का आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र का अपमान। वोट चोरी की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी सपा। वही सपा का यह भी आरोप कि देश में तानाशाही फैला रही है भाजपा।
आज जैसा कि सबको पता है कि पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग के खिलाफ जो वोट चोरी के ऊपर माननीय हमारे अखिलेश यादव जी को भी क्या कहते हैं अरेस्ट किया गया, वो कार्यकर्ताओं के साथ बस में ले जाया गया, तो उसी चीज पे हम भी अपने अलीगढ़ जनपद में इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे जो कि SIR में गड़बड़ी आपको देखने को मिल रही है और क्या कहते हैं जो चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां कर रखी है लिस्टों के अंदर, तो हम उसको लेके उसके ऊपर हमने चुनाव आयोग का पुतला फूका है। देखिए जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी का प्रकार चल रहा है और विपक्षी दलों ने, सभी विपक्षी दलों ने ये मांग प्रमुखता से उठाई है कि बिहार सहित सभी प्रदेशों में वोट चोरी हुई है। उस वोट चोरी के विरोध में आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब दिल्ली में सड़कों पर विरोध करने के लिए निकले तो इस बेईमान सरकार ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरोध को रोकने का प्रयास किया। औरैया से खबर बता देते हैं आपको। कच्चे मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। अधिक वर्षा बनी हादसे की वजह राम बेटी तनवी और ईशानी की जान गई। जिलाधिकारी ने घटना की जानकारी दी है। साथ ही साथ प्रति मृतक 4 लाख की सहायता स्वीकृति और ई-पेमेंट से पीड़ित परिवार को राहत राशि दी गई। सदर तहसील प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। दैवीय आपदा राहत से आर्थिक सहारा भी मिला है। फतेहपुर से खबर। हिंसा भड़काने वाला FIR से नदारत और आम जनता बनी सियासी खेल की शिकार। जिला अध्यक्ष मोखलाल पाल ने भीड़ को उकसाया। हिंसा के बाद मांगी माफी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। FIR में नेताओं का नाम नहीं। सवाल खड़े हो रहे हैं। साजिश के सूत्रधार को बचाने की कोशिश की जा रही है। न्याय की मांग कर रही पीड़ित जनता। वहीं प्रशासन की चुप्पी पर सवाल भी उठ रहे हैं। और सीधा चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर कार्रवाई चल रही है। व्यवस्था कराना, व्यवस्था विपक्ष की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है, बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। और विपक्ष के नेता सबके नेता होते हैं, आपके भी नेता हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष होने के नाते से आपके नेता हैं, उनसे आप मनाओ, उनको कहो मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं। तो रखा जाए तो सब चले ना, रखे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सुन रहा हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूं? बोले तो सही। वो मैं बोले, मैं सुन रहा हूं, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं, बोले तो सही। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं ना। अब ये विषय देखिए, विषय ये है कि कल ना मेरी बात सुनिए, मेरी बात एट रैंडम, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, मेरी पूरी बात सुन ले प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, उनको ये प्रिविलेज है, पूरे आदर और सम्मान के साथ उनको प्रिविलेज दे रहा हूं।
उन्होंने उस विषय को उठाया और कल जो घटना हुई उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कल ये घटना हुई है और इतने लोगों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी गई। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसका जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिया गया। अब आप कहो कि जो रिपोर्ट लिखी गई उनके सारे का सारा चार्जशीट यहां लगा दीजिए, ये तो संभव नहीं है ना। ये कैसे संभव है? ये कहां संभव है? आप बताओ। जो कल घटना हुई है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो भी वीडियो फुटेज थे, जो भी नाम जो भी लोग है कि नहीं बता नहीं। आप इशू ये है कि जो आप बता रही हो ये विवेचना का पार्ट है। आपके कहने से या किसी एक इंडिविजुअल मेरे कहने से भी नहीं, वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना किससे बनाएगा? जो लोग उसमें शामिल थे जिनके आधार पर उन्हीं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया, FIR हुआ। वो तो ये तो कहा ही गया। ये बात तो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा संसदीय का कि जो लोग भी उसमें होंगे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आप नाम ले रहे हो, वो इस बात को छोड़ देंगे XYZ जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अगर जो लोग भी अगर होगा तो हो सकता है उनका नाम हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, नेता प्रतिपक्ष के कहने से किसी का नाम नहीं लिख जाएगा और नेता प्रतिपक्ष के कहने से या नेता संसदीय किसी का नाम किसी के कहने पे ना लिखा जाएगा ना हटाया जाएगा। कौन कह रहा है बचाया जा रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि बचाया जा रहा है? किसने आपको कह दिया कि बचाया जा रहा है? तो आपको ये कैसे लग गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जितने लोग उसमें संबंधित थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको ये शंका क्यों हो रही है? आपको अभी तो कल की घटना है, उसके ऊपर FIR लिखी गई, उसमें आपको कैसे लग रहा है? सरकार को ये ना पता हो इतनी बड़ी घटना हो जाए। सरकार ने बताया ना, उन्होंने बताया, जानकारी दी है। ऐसा नहीं कि जानकारी, उन्होंने पूरी जानकारी दी। ठीक, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता। आपने बोला विषय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर बिल के ऊपर बोलना महत्वपूर्ण विषय है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलो प्लीज। व्यवस्थित कराने में मेरा सहयोग करो, बोलो। व्यवस्था यह है कि सब लोग चले वहां। मेरा आपसे भी निवेदन है और आप भी निवेदन करो कि सब लोग चले वहां, सब लोग चले। चलिए, मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं प्रश्न 70 का प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न नहीं, अध्यक्ष जी, अभी ये 70 का प्रस्ताव हम करेंगे। करिए प्रश्न। आप सब लोग चलो, मैं सबकी सुनूंगा। मैं बहुत देर से मैं पिछले 1 घंटे से प्रयास कर रहा हूं कि आप बोलो। मैं कह रहा हूं 1 घंटे से मैं प्रयास कर रहा हूं और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ आपके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप चलो, मैं आपकी सुनूंगा। अगर आप चलो, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। चलिए सब, चलिए, ऐसे नहीं सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। मानवर रखिए सर। मानवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रस्तावित निम्नलिखित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत विचार एवं पारण करा लिया जाए। हो गया, इसका प्रश्न प्रस्तुत हो गया, कर लिया। नहीं, ये इसके बाद आएगा ना, प्रस्थापन के बाद। 70 के बाद, प्रस्थापन के बाद बताइए। अभी सुना, ये बात हो जाए पूरी, इसके बाद सुनो। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025, ये दोनों विधेयक आज ही अगर विचार और पालन हो जाए। हो गया। अब मैं 70 पढ़ रहा हूं। 70 मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। अध्यक्ष जी, बताइए। ये जहां तक फतेहपुर का मामला है, वो आ गया, पूरी बात सुनो। नहीं सर, अब इतनी देर में भी अभी बात नहीं आई ना सर। बताइए। वही तो बता रहा है वो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष। अरे सर, हमारी बात तो सुन लीजिए। बात 2-3 लोग अपनी बात रख देंगे सर। हाँ, कोई विषय नहीं सर। हम लोग ऐसे कैसे बिना नोटिस के कैसे बात? 2 मिनट। इसी वजह तो है अध्यक्ष जी, इसी वजह से है तो जो आपने जो नोटिस दिया उसको सुनूंगा मैं, सारी नोटिस सुनूंगा। अध्यक्ष जी, हमारी सब सुनूंगा, कोई भी नहीं ऐसे नहीं होना सुनूंगा। अध्यक्ष जी, हमारी आपने अध्यक्ष जी
अध्यक्ष जी, जहां तक फतेहपुर का मामला है, उनसे पूछे आदरणीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर का मामला है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि उसके ऊपर एफआईआर हो गई, लेकिन माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो आप यहां पर बैठ के कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के से अच्छी पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है। जीरो टॉलरेंस वाली बात आप लोग करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एसआई एक डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग। अब आप ये बताइए कि ये जो मकबरा था वहां पे कोई आज का नहीं है। 1906 में एक लेखक था H.R. नेवल, उनने अपने एक बुक लिखी थी गजेटियर यूनाइटेड प्राइवेट्स ऑफ आगरा एंड अवध। उसके अंदर इसका जिक्र है। पुरातत्व विभाग में इस मकबरे को संरक्षित कर रखा है। लेकिन अध्यक्ष जी, आप मुझे बताइए, कुछ लोगों का दल जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम कहते हैं और डेट देते हैं सरकार को कि 11 तारीख में जाके उसको हम लोग गिरा देंगे, और गिराने के बाद वहां पर दल जाता है, पुलिस के साथ बदतमीजी होती है, मिसहैपनिंग होती है, और वहां पर मिसहैपनिंग होने के बाद उसको गिरा दिया जाता है। केवल वहां हजारों लोग थे, केवल 11 लोगों के नाम एफआईआर में लिख दी जाती है। और जो आदमी ऑन प्रेस चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है, जो कह रहा है हम लोग गिरा देंगे, तो अध्यक्ष जी आप मुझे बताइए, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार है, भाईचारा है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो धरोहर है जिसे एसआई ने रखा हुआ है, क्या उस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या ऐसे पलवाइयों के खिलाफ उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नहीं है? और अध्यक्ष जी, ये नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि ये पवित्र भूमि मगही मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो 10 बीघा है, 17 विश्व में फैली हुई है। इसकी गाथा संख्या 753 है। मोहम्मद अनीस इसके मुतवल्ली है, और इससे दूसरी जगह मंदिर की गाथा संख्या है। हिंदुस्तान में बहुत जगह है। एक मिनट कमाल भाई, ये विषय जो आप उठा रहे हो, मोहम्मद हसन रूबी साहब ने नियम 56 में दिया हुआ है जी, और उसको मैंने स्वीकार कर लिया है जी। इसमें पूरी विषय आ जाएगा। अब ये तो चाहते हैं मैं सिर्फ अध्यक्ष जी, नहीं तो उस नोटिस को वापस ले लें क्या? इतना गंभीर मुद्दा मैं कह रहा हूँ स्वीकार किया हुआ, मैं कब मना कर रहा हूँ? आपके ये माननीय सदस्य के द्वारा नोटिस है, मोहम्मद हसन रूबी साहब के द्वारा ये नोटिस है फतेहपुर में मकबरा। तो सर बाकी मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। जब नियम 56 में उसको स्वीकार किया हुआ है, उनकी नोटिस है, तो मैं उसको कब मना कर रहा हूँ? पूरा नियम के हिसाब से सुनने दीजिए। एक्चुअली आप नंबर बढ़वाने के लिए कर रहे हो कि उसने उठाया कि उसने नहीं उठाया। मैं तो बोल ही लिया, मोना दीदी बोल देंगे, एक दो लोग। आपने क्यों बोल दिया जब आपका नाम नहीं है? तो आप जबरदस्ती खड़े हो गए। सर मेरा सिर्फ इतना था अनुरोध है सर, ये बड़ा गंभीर मुद्दा। अरे हम सुनने के लिए तैयार है, गंभीर विषय है तो गंभीरता उसको गंभीरता को सुनो। जब हमने आपकी विषय की गंभीरता को सुना और उसको हम सुनने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, पूरा विषय आएगा। सर अध्यक्ष जी, अरे आपने नोटिस दिया, मैंने नहीं दी सर, आपके दस्तखत से नोटिस है सर। कार्यसूची बनती थी, 0 आवर के बाद नियम 56 लगता था। वो भी अब आपने उसको अंतिम में रख दिया है। मैं वो भी आपका विषय आपने सुबेरे उठाया था। हाँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सुबेरे एक विषय उठाया था। हाँ। आपने आपको सूची बदलने का है, लेकिन बदलने का कारण क्या है? मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरा सब लोग देखिए। एक होना जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विषय उठाया उसको आ जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सुबेरे शुरू होते ही हाउस एक विषय को उठाया था, जो विषय उठाया था प्लीज, तो मैं उन्हीं से सीखा हूं तभी बोल रहा हूं। उन्होंने जो किया क्या वही बता रहा हूं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये विषय उठाया था, यह नियम 315 के अंतर्गत सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य के सापेक्ष अग्रता के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको तो याद ही होगा, बाकी सब लोगों को नहीं याद होगा, मुझे भी पढ़ना पड़ा। इसमें अग्रता लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है सीरियल लिखा हुआ है, उसमें सीरियल के हिसाब से शपथ, प्रश्न, निधन के निर्देश, पटेल पर रखे जाने वाले पत्र, राज्यपाल के संदेश, परिषदों से संदेशों की संसूचना, विधेयक पर राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति के संबंध में सूचना, दंडकारी अथवा प्राधिकारियों के सदस्य
समितियों के प्रतिवेदन, विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति, संयुक्त समिति समिति सामान्य रखने की यानी कि विषय, याचिकाओं का अवस्थापन, प्रश्न जिसमें विशेषाधिकार अवहेलना प्रश्न हो, सदन के उपवेशन की अनुपस्थित अनुज्ञा के विभिन्न विषयों को लेकर अध्यक्ष द्वारा घोषणा, अध्यक्ष की व्यवस्थाएं, सारे का सारा इसमें आखिरी में आकर 27वें नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, सदन में कार्य स्थगन के प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाने की अनुमति। ये मान्यवर नियम 315 के उसके अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको तारीख भी बता दूं, दिनांक कार्यसूची कहां है इसकी, आपके द्वारा दिनांक 27। तो अभी आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष को, और सदन के अंदर आपने देखा कि हंगामा रहा। कल जो फतेहपुर में जो मकबरे के पास जो हंगामा चल रहा था, उसको लेकर के हिंदू संगठनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर के सदन में इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कार्रवाई चल रही थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।